मिष्टि भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इसी मंगल पाठ के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने आज के सत्र को गति प्रदान करें। सभी शिक्षक अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। जी कंटिन्यू मैम। जी धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैडम। बढ़िया है सब लोग? यस मैम। यस मैम। ऐसे वीकेंड है, वीकेंड की शुरुआत है आपके लिए, लेकिन एक थोड़ी सी क्रिएटिव शुरुआत हो जाए तो वीकेंड अच्छा निकलेगा। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ने की समस्या और उसके उपाय के बारे में डिस्कशन किया था। आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने काफी सारे वीडियो भेजे हैं। मैंने कुछ वीडियो देखे, कुछ वीडियो नहीं देख पाई हूँ। मैं जैसे ही पहली फुर्सत मिलेगी आई विल डू दैट। लेकिन आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, बस ऐसे ही करते रहिए। आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट, लिखने की समस्याएं और उसके उपाय पे डिस्कशन करेंगे। कितने लोगों की क्लास के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको राइटिंग का प्रॉब्लम है? प्लीज पहले आप बताइए, और यदि है तो क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके डिस्कस करिए प्लीज। किसकी क्लास में बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है? जी सीमा जी, आप अनम्यूट करके बताएंगी। ये गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, बच्चे है ना उल्टे अक्षर ही बनाते हैं। तो सी है, सी को उल्टा लिखते हैं। सही से कोई एक दो बच्चे हैं जो ऐसा लिखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं वो लेटर्स में। जी। ओके, और किसी को राइटिंग में बच्चों की प्रॉब्लम कोई है तो डिस्कस करेंगे। यस मैम, क्लास में हैं दो बच्चे। जी। हाँ, निरंजन और अक्षर जैन। उनसे मैडम लिखते तो बनता है लेकिन बहुत धीरे लिखते हैं, स्पीड कम है। सब बच्चों। ठीक है, और किसी को? मैम, हमारी क्लास में तो बड़े बच्चे हैं फिर भी राइटिंग बहुत गंदी लिखते हैं। जी, राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए भी आज मैं थोड़ी सी टेक्निक लेके आई हूँ, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके हम मैम। शुरू करते हैं। लिखने की समस्याएं। अभी लिखना, पहले एक्चुअली लिखना क्या होता है हम पहले उसको समझ लें। लिखते के टाइम बच्चों को दो चीजें करनी होती है, दो काम होते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कैसे लिखा जाए, प कैसे लिखना है, च कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, कर्सिव में कैसे लिखना है, स्मॉल कैसे लिखना है, कैपिटल कैसे लिखना है, जो बेसिक कंसेप्ट होती है लिखने की वो होती है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, किसको अंडर मतलब अंडर ब्रैकेट करना है, ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन में आती है। लाइन के किस तरफ लिखा जाए, ऊपर लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, लाइन कितनी बड़ी है तो उसके अंदर हैंडराइटिंग कितने बड़े होने चाहिए। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हम 2 लाइन में लिखवाते हैं हिंदी वगैरह, तो ऊपर नीचे लाइन टच करके लिखते हैं। लेकिन जब उनको सिंगल लाइन की बुक आती है, थर्ड स्टैंडर्ड से हम देते हैं, हमारे यहाँ थर्ड से देते हैं, आप थर्ड या फोर्थ जब भी देते हो, उसके बाद उनको
एक आदत होती है कि ब्लू लाइन को टच करके लिखना, तो वो बड़ी जो सिंगल लाइन होती है उसमें भी ऊपर नीचे टच करके लिखते। तो ये सारी कंसेप्ट जो क्लियर होनी चाहिए बच्चों की, कैसे लिखना की होती है। उसके बाद दूसरा है संगठन, कंपोजिशन, क्या लिखा जाए। बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ आता है, क्वेश्चन समझ आ गया तो उसका आंसर उसको पता है, लेकिन किस तरह से अपने वर्ड्स को प्रॉपर किया जाए कि वो आंसर सही हो जाए, है ना। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसा सिखाया गया है, जैसा लिखवाया गया है वैसे ही बच्चे लिखे। थोड़े बहुत जैसे ऐसे सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से अपने सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन साइंस में डेफिनेशन है, मैथ्स में डेफिनेशन है, तो बच्चों को एज इट इज लिखना होता है। कोई पर्टिकुलर जैसे साइकिल ऑफ द वाटर, वाटर साइकिल या लाइफ साइकिल कुछ दिया है, तो स्पेसिफिक वर्ड, जो स्पेसिफिक तरीका होता है वो लिखना। हर चीज का लिखने का एक तरीका अलग होता है, कॉम्पो लिखना है, लेटर लिखना है, तो उसके अंदर क्या लिखा जाए, कौन सी चीज, तो मैटर जो होता है उसका क्या लिखना है वो आता है कंपोजिशन में। तो लिखने की प्रॉब्लम दो तरह की होती है, कैसे लिखा जाए बच्चों को नहीं आता है, क्या लिखा जाए, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है लेकिन क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी गप्पे मारे उसने, आप मतलब पढ़ के लगता है कि ये क्या है। कई लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, लिपितरण उनको राइटिंग आता है, लेकिन संगठन क्या लिखना है वो नहीं समझ में आता है, तो कुछ भी लिखते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम जनरली लिखने में होती है। हम इन दोनों की प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्कस करेंगे, देन उन दोनों के उपाय कैसे होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलेंगे। सबसे पहले तो बच्चे जो पेन पकड़ते हैं उसका तरीका गलत होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दे मतलब कुछ ऐसे उल्टा इस तरह से पकड़ते हैं। आई थिंक शायद आपके वहां भी ऐसे बच्चों, हम जनरली ऐसे लिखते हैं बट वो इस तरह से, उनका हमेशा उल्टी पेंसिल चलती है। आपके पास कोई ऐसा बच्चा है किसी के पास जो उल्टी तरफ से पकड़ता हो? किसी के पास नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं। अच्छी बात है यदि ऐसे बच्चे नहीं है। दूसरा जब पकड़ते हैं, कोई बोल रहा है, दूसरा जब बच्चे पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये पूरी उंगली दब जाती है अंदर और अंगूठा उससे ऊपर आता है। जनरली उनका ये, बहुत सारे बच्चों का ये एक तरीका पकड़ने का होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेंसिल को मूवमेंट नहीं मिलती, हिलने के लिए जगह नहीं होती पेन पेंसिल को। इसकी वजह से उनको जहां जहां पे भी मोड़ बनाने हर जगह उनको पूरा हाथ घुमाना पड़ता है, तो उनको बहुत हाथ दर्द करते हैं, इसलिए उनकी राइटिंग स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो यदि सही से लिखना है तो जब तक सही कलम नहीं पकड़ेंगे बच्चे, होल्डिंग जब तक सही नहीं होगा, तीन फिंगर के बीच में, ये तीन फिंगर होती है जिसके अंदर हम होल्डिंग करते हैं, ये यदि गलत है तो बच्चे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हाथ थक जाते हैं, स्पीड में नहीं लिख पाते, हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आते, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, कहाँ बैठकर लिख रहे हैं, किस जगह पर बैठकर लिख रहे हैं, है ना। बैठने का तरीका, बेंचेस यदि उनकी अप्रोप्रिएट नहीं है और जिस जगह बैठ के लिख रहे हैं वो उनके लिए, बच्चों की हाइट कम है और बेंच बड़ी है, या मतलब जो लेग एरिया होता है बेंच में के बीच में, कई बेंचेस होते हैं जिसकी बेंच और टेबल दोनों जुड़ा होता है, तो उसके बीच में जो लेग एरिया है, यदि वो लेग एरिया ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होती है। यदि वो मूविंग है और बच्चा पूरा खिसका के बैठ गया, लेग एरिया कम है, तो भी वो बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका असर उसकी हैंडराइटिंग पर पड़ता है। अभ्यास का अभाव, प्रैक्टिस जितनी लिखने की होनी चाहिए बच्चों को उतनी प्रैक्टिस नहीं मिली होती है। जो बच्चे छोटे हैं तब उनको हम लोग एक ही चीज पूरा पूरा पेज लिखवाते हैं, है ना। इसके पीछे रीजन ये होता है कि एग्जैक्टली उनके कर्व्स आ जाए, लाइन स्ट्रेट बनना आ जाए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना इजी हो जाता है उनके लिए। हिंदी लिखते हैं तब शिरोरेखा की उपेक्षा करते हैं, ऊपर जो माथा बांधना होता है हिंदी के अक्षरों के ऊपर, वो नहीं बांधा जाता है, उसको सही से नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कई अक्षरों के ऊपर माथा नहीं बांधा है। अभी आपको जैसे सामने दिख रहा है उसमें शक्कर वाला श और थ और क्ष, आप इसको देखिए, भ जिसमें ऊपर गोला आ रहा है, ऐसे अक्षरों को आप देखिए, जहां पे भी आ रहा है वहां पे सिर पर लाइन नहीं है। आप इसमें जो टाइप किया हुआ है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, है ना। इनके ऊपर कभी भी सिर पे रेखा नहीं आती है, लेकिन जनरली लोग लिखते हैं तब पूरे के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक गलतियां होती है जो लिखने में की जाती है। फिर शब्दों के बीच स्थान का अभाव,
दो वर्ड्स होते हैं, उसके बीच में जगह नहीं होती है ना। कई बार हम बोलते हैं कि रेलगाड़ी के डब्बे एक साथ जा रहे हैं। मैं जनरली बच्चों को बोलती हूँ कि आपकी ट्रेन पूरी एक साथ चल रही है, इसलिए मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। क्योंकि जब वर्ड्स जुड़ जाते हैं एक के बाद दूसरा, तो वो अंडरस्टैंडिंग चली जाती है। उसके बाद विराम चिन्हों के संबंधित त्रुटियां, जो पंक्चुएशंस होते हैं, उनकी गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है। और एक पंक्चुएशन यदि कहीं गलत लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो राइटिंग से, लिप्यंतर इससे रिलेटेड है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। अभी कुछ गलतियां जो मसौदा लिखते हैं, जो अ, मतलब मैटर होता है, उसके अंदर जो गलतियां होती है, ठीक है। अनुनासिक और अनुस्वार से संबंधित त्रुटियां, जब हिंदी लिखते हैं बच्चे तो अनुनासिक और अनुस्वार में गलती करते हैं। मुझे कोई बताएगा अनुनासिक और अनुस्वार में क्या फर्क होता है? आप सब हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार पता है? हाँ या ना, प्लीज उत्तर दीजिए। आप चैट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। चांद्र बिंदी और अमिट बिंदी वाले शब्द, हाँ जी। चांद्र बिंदी एवं अमिट बिंदी वाले शब्द होते हैं। हाँ, अभी कौन से अनुनासिक और कौन से अनुस्वार? जवाब सही है आपका। जी संगीता लोधी जी, आपने हैंड रेज किया है। मैम, अनुनासिक में चंद्र बिंदी होती है और अनुस्वर में सिर्फ माँ का उच्चारण मतलब एक बिंदी होती है। जी हाँ, जी बिल्कुल सही है। जूही जी बता रही वो भी सही है। अनुनासिक जो होता है उसके अंदर मुंह से आवाज ज्यादा आती है, नाक से स्वर कम आता है, ठीक है। ये स्वर होते हैं। और अनुस्वार जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं जिसके पहले स्वर आता है, जैसे पंकज, ठीक है। तो प के ऊपर बिंदी लगाएंगे, पंकज। क के पहले आवाज आती है तो उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है। और अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु, बांस है ना, सांस जिसमें चंद्र बिंदु लगता है, ये उसके जो दोनों के बीच में फर्क है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। उसकी जो प्रोनाउंसिएशन की जगह होती है, गले से जो आवाज बाहर निकलने का तरीका होता है, वो दोनों के अलग होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि सुनने में शायद उनको सेम लगता है, डिफरेंस नहीं पहचान पाते। तो कहाँ बिंदी लगानी है और कहाँ चंद्र बिंदी लगानी है, उसका फर्क भूल जाते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ए ई आई ओ यू का गलत प्रयोग, जो अंग्रेजी के अंदर सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं। इस 5 वॉवेल से मिला के हम हमारे जितने सारे स्वर हैं उनको सारे को, मतलब सारी मात्राएं उसी 5 वॉवेल के थ्रू उनकी चलती है। वॉवेल में इसमें इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके हम लोग अलग अलग मात्राएं जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वॉवेल के ग्रुप्स आते हैं और उसकी आवाज अलग अलग है। जैसे बोट में BOAT और ए साथ में लेते हैं, है ना। ऑयल में OIL। तो बहुत सारे अलग अलग साउंड जो होते हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग वॉवेल्स मिला के बनाते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर हमारी ये सुविधा है कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, और हर एक के लिए हर एक का अलग उच्चारण है, तो वो पहचानना आसान है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हम यू बोलते हैं, लेकिन यू का बेसिकली साउंड अ है, गन, फन, ठीक है। वहां पे अ, यू का बेसिक साउंड जो है वो अ है, लेकिन उसको बोला यू जाता है। हम लोग जब स्पेलिंग बनाते हैं, जैसे सपोज रूपल, तो RUPAL लिखेंगे, हम वहां पे यू। तो बच्चे इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग जब हिंदी से इंग्लिश करते हैं तब यू को ऊ की मात्रा के लिए उपयोग लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर यू का जो साउंड है वो अ है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है जो जहाँ बच्चे गलतियां करते हैं। हमारे लिए वो नॉर्मल चीजें, हमको समझ में आ जाता है कि कब हमको इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ करना है और कब इसका प्रोनाउंसिएशन अ करना है ना। इंग्लिश के वर्ड है तो हम उसको अ प्रोनाउंस कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
इंग्लिश के बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसमें मतलब प्रॉब्लम होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, रीड करते टाइम भी लिखा एच है लेकिन बोलते ह है, लिखा जी है बोलते ग है। तो उस लेटर का नाम और उसका स्वर दोनों में फर्क। वैसे ही वोवेल्स के उच्चारण में भी जैसे ए है, ए का जो मतलब उच्चारण जहां आता है वहां पे ए, और ई उसको भी हम ए के लिए यूज करते हैं बोलने के लिए। जब वो डबल ई होता है तब उसका उच्चारण ई हो जाता है। ठीक है। सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर, डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा इंग्लिश का। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जब भी आप कोई वर्ड सिखाते हैं बच्चे को, कोई स्पेलिंग सिखाते हैं, तो पर्टिकुलर उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। अभी एक और क्वेश्चन आता है, जनरली बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे इसका जैसे पीयूटी पुट बोला लेकिन बीयूटी बट बोला, दोनों में यू है लेकिन एक में उच्चारण अलग है एक में उच्चारण अलग है। तो बच्चे जनरली पूछते हैं कि ऐसा क्यों। आपको कभी किसी ने पूछा है कि ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग में? अनम्यूट करके बताइए। आपके बच्चे आपसे कभी पूछते हैं, आपने कभी सोचा है, कभी ढूंढा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? प्लीज अनम्यूट करके बताइए कोई भी। किसी ने नहीं सोचा कभी? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज कहलाती है। सारी दुनिया में सारे लोग बोलते हैं और हर जगह इंग्लिश अलग अलग तरीके से बोली जाती है। यदि आप एमए यदि किसी ने इंग्लिश में किया है और हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स हम पढ़ते हैं उसकी, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं? बहुत सारे लेटिन भाषा से हैं, है ना। बहुत सारे दूसरे अलग अलग भाषाओं से। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो हर जगह के शब्दों को अपने अंदर समा लेती है। एवरी ईयर एक डिक्शनरी, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और ये अपने वर्ड्स ऑफ द ईयर करके नए वर्ड्स की बाहर निकालती है। आप मतलब नेट पे ढूंढेंगे वर्ड्स ऑफ द 2024 23 22, आपको मिलेंगे नए नए वर्ड्स जितने इंक्लूड होते हैं। तो हर साल कुछ नए वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में इंक्लूड होते रहते हैं। जब ये इंक्लूड होते हैं तब क्या होता है, जो वर्ड जिस भाषा से आया है उस भाषा में उसको जिस तरह से स्पेल किया जाता है, बहुत सारे वर्ड एज इट इज उसको ले लिए गए। तो यहाँ पे अंग्रेजी के जो बेसिक रूल्स हैं वो रूल्स वहां पे काम नहीं करते, क्योंकि वो शब्द जिस भाषा से आया है, जिस जो स्रोत भाषा है उस स्रोत भाषा से एज इट इज लिया गया है। जैसे हिंदी के भी अंदर हम लोग जब मतलब संस्कृत शब्द लिखते हैं तब नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाते हैं। लेकिन जब कोई भी उर्दू या फारसी शब्द जो हिंदी में आया है उसको जब उपयोग करते हैं तो नीचे नुक्ता लगाया जाता है। जैसे जमीन, है ना, जमीन नहीं होता है वो जमीन होता है, ज के नीचे एक बिंदी लगती है ना। फालतू, वो फालतू नहीं होता है, फालतू। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो दूसरी लैंग्वेज से आए, इसकी वजह से पर्टिकुलर स्पेलिंग जो होते हैं उनके एज इट इज लिए जाते हैं। तो वहां पे ये ए आई ओ वाले जो बेसिक रूल्स है कभी कभी काम नहीं करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए इंग्लिश में जब बच्चों को स्पेलिंग सिखाया जाता है उनको प्रैक्टिस ही देना पड़ेगी, उनको याद ही रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वोवेल यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा लिखने के अंदर प्रॉब्लम होती है कि अशुद्ध भाषा का उपयोग, लोग जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, है ना। जैसे बच्चे स्कूल को स्कूल बोलते हैं तो जब वो लिखेंगे तो आगे ई लिख के करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जो जैसा बोला जाता है वैसा लिखते हैं, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद स्थानीय भाषा का प्रभाव, जो जहाँ रहता है वहां की जो लैंग्वेज है, वहां जिस तरीके से बोला जाता है उस शब्द को, तो वो उसको उसी तरह से लिखते हैं, उसी तरह से ट्राई करते हैं स्पेलिंग भी उसी तरह से बनाने के। अभी जैसे हम नॉर्थ इंडियन मोस्टली जब स्पेलिंग बनाएंगे तो हम लोग एस के बाद एच नहीं लगाते, बहुत सारे लेटर के बाद एच नहीं। लेकिन साउथ इंडियन लोग जब उसका इंग्लिश स्पेलिंग बनाते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी कविता,
तो वो अपना स्पेलिंग लिखती थी KAVITHA। वो कवि था, मतलब मैं उससे पूछती थी कवि था, तो बोले नहीं हम लोग त अकेला नहीं, हम TH को त बोलते हैं, तो वो कवि था, मतलब हमारे लिए वो था हो जाता है, लेकिन उसके लिए वो ता था। तो जैसी लोकल लैंग्वेज होती है वो लोग जैसे यूज करते हैं, तो उसकी तरह से उसका इम्पैक्ट, तो जब बच्चे उसको लिखते हैं तो वैसे ही लिखते हैं। उसके अलावा लिपिगत कारण लिखने के अंदर प और श लिखना, क और फ लिखना, जैसे हम पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वैसे ही लिखने के अंदर बच्चे गलती कर देते हैं। अभी जैसे मुझे इन्होंने बताया कि सी उल्टा लिखता है, कुछ लेटर्स लिखना नहीं आते उनको प्रॉपर से, ज्ञ है, श्र है, ये ऐसे लेटर जिसको लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश के अंदर बच्चों को QW Y, ये कुछ ऐसे लेटर है कि जो जनरली सारे बच्चे गलती करते हैं लिखने में। तो ये ऐसे लिपिगत कारण जो कुछ शुरुआत से उन्होंने गलत सीख लिया है। उसके अलावा कुछ शैक्षणिक कारण, मतलब जब बच्चा सीख रहा था, जिस टीचर ने पहली बार सिखाया उन्होंने शायद किसी पर्टिकुलर चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो वहां कोई बच्चा गलती कर देता है। और कोई एक चीज एक बार सीख ली कि इस तरीके से, तो उसके बाद उस तरीके को बदलना मुश्किल होता है, उसको समझाना कि ये सही है और ये गलत है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गलत लिखते हैं तो टीचर सोचते हैं बच्चे छोटे हैं सीख लेंगे, तो वो गलत को चलाने देते हैं कि बच्चे को खुश करने के लिए हम राइट टिक कर देते हैं, गुड दे देते हैं। बच्चा ये समझता है कि मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो वो चीज जब एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो उसको बदलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जो लिखने की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। जी, किसी ने कुछ, मैं पढ़ नहीं पाई आपका मैसेज। कुछ स्टूडेंट डी उल्टा लिखते हैं। जी, डी और बी में गलती करते हैं, है ना। अभी इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जब बच्चों को सिखाना और डी और बी का डिफरेंस, मैं उनको बताती हूँ कि डी कब आता है ABCD में, सी के बाद। तो आप सी बनाइए और डंडा बनाइए तो वो डी हुआ। ठीक है, बच्चों को दोनों चीज कभी मत बताना है। जब भी बच्चे दो चीज में कंफ्यूज होते हैं ना, तब उनको दो चीज कभी मत बताइए, उनको कोई भी एक चीज सिखाइए। एक चीज को पक्का कर लेने दीजिए, एक पक्का हो गया तो दूसरा उससे अपोजिट है, वो अपने आप, मतलब बाय डिफॉल्ट बच्चे ले लेंगे इसको। तो जो चीज सही है, मतलब कोई भी एक चीज बताइए, तो मैं हमेशा उनको बी सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उनको बी नहीं सिखाती, मैं उनको सिर्फ डी सिखाती हूँ। और डी का कंसेप्ट है कि सी के बाद लाइन आएगी तो वो डी होगा, तो बच्चा अपने आप बी और डी को डिफरेंशिएट कर लेता है। ठीक है, और किसी लेटर में कंफ्यूजन है बच्चों को, और किसी के बच्चे किसी पर्टिकुलर लेटर में कंफ्यूज होते हैं? PQ में होते हैं जनरली। ठीक है, चलिए, तो ये सारे हमारे कुछ कारण थे कि लिखने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उसके कुछ कारण है कि क्यों प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको सुधारने के लिए। कुछ एक तरीके बता रहे हो, 3-4 तरीके मेरे पास है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक छोटा सा रुमाल लीजिए, उसको छोटा सा फोल्ड कर लीजिए, बच्चे को बोलिए अपनी हथेली पे रख के ये दोनों उंगलियों से उसको दबा ले, क्योंकि इन दोनों उंगलियों का काम नहीं है। जब भी बच्चे मतलब लिखते हैं, ये दोनों उंगलियों की वजह से उनकी राइटिंग डिस्टर्ब होती है जब उंगलियां फ्री रहती है। तो पहले इन दोनों उंगलियों को पैक करना सिखाइए, उसके बाद उनको पेंसिल पकड़ना सिखाइए। उनको बताना है कि आपको इन दोनों फिंगर से इसको टाइट पकड़ के रखना है, और उसके बाद उनको हाथ में पेंसिल पकड़वाइए। ये यदि अपनी जगह पर रहेगा, ये इसको रखेंगे, तो बाकी की 3 उंगलियां अपने आप उनके कंट्रोल में रहेगी। उनको सिर्फ 3 उंगलियों को की तरफ ध्यान देना है और उसी से लेटर जब बच्चे एक्चुअली, क्योंकि वो छोटे होते हैं पूरे हाथ का यूज करते हैं, इसलिए ये उंगलियां उनको डिस्टर्ब करती है। तो एक छोटा सा रुमाल लेके उसको ऐसे फिंगर में रख दीजिए एंड उनको लिखना है, पेंसिल पकड़ना सिखाइए। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, एक ऐसे रबर बैंड ले सकते हैं आप। रबर बैंड को बच्चे के हाथ में डालिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से पेंसिल को उल्टा डाला और पेंसिल को घुमा दिया, और बच्चे को पेंसिल हाथ में पकड़वा दो।
इससे क्या होगा, पेंसिल स्टेडी रहेगी। पेंसिल जब यदि वो बच्चा छोड़ता है तो पीछे जाएगी, इसलिए उसको पकड़ के रखना है। तो जो हाथ की ग्रिप है उसकी, स्ट्रॉन्ग ग्रिप उसकी चाहिए, वो इस तरह से आसानी से आ सकती है। एक ये तरीका होता है। उसके अलावा एक तरीका क्या है, ये दो अंगूठे और उंगली के बीच में उसकी पेंसिल डालिए, अंदर से पेंसिल डाल के इस तरह से उसको फोल्ड करिए। ठीक है, अंदर से पेंसिल डाली और उसको इस तरह से फोल्ड किया और उसको पकड़ लेने दो। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है उनको ये होल्डिंग यदि प्रॉपरली आ गया तो उनकी हैंडराइटिंग में काफी फर्क आ जाएगा। यदि होल्डिंग प्रॉपर होता है तो हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को बोलिए, आप जैसे कुछ भी चीज ऐसे पिंच करते हैं, आप पिंच करिए, तो पेंसिल रखिए, उसको पिंच करके पकड़िए और उसके बाद उसको पीछे करके अपनी ये हाथ के ऊपर उसको स्टैंड करिए। ठीक है, अभी आपको इससे हेल्प करना है और लिखना है। ये एक तरीका होता है जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ना नहीं आता, जो बच्चे ऐसे पकड़ते हैं उनको सिखाने का कि आपको सिर्फ पिंच करना है, इसको पिंच करना है, पकड़ा और इसको पीछे कर दिया, दिस इज द वे ऑफ होल्डिंग। ठीक है, ये पेंसिल होल्ड करने के कुछ 2-3 तरीके हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जिनके साथ प्रॉब्लम है तो रबर बैंड लगा के आप दे सकते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके अलावा एक और चीज होती है, बच्चे जहां भी बैठे हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, सही से बैठे। और जब बच्चे जमीन पे बैठते हैं तो उनके पैर पूरे जमीन पे सीधे टच होने चाहिए, ऐसे नहीं रहने चाहिए। बेंच आपकी ऊंची है, बच्चा पैर यदि इस तरह से लटका के बैठा है, उसके जमीन पे पूरा पैर नहीं है, देन ऑल्सो उसकी हैंडराइटिंग पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट, मतलब जमीन वो हवा में पैर लटके होंगे तो उसका वजन वहां पे जाएगा, तो उसका ध्यान बॉडी का बहुत सारा वहां पे रहेगा, तो वो हैंडराइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो पैर प्रॉपर जमीन पे अच्छी तरह से रख सकता हो, कंफर्टेबली बैठ सकता हो, तो इस तरह से बैठाइए। नेक्स्ट है अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी। जो बच्चे, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेन का डिब्बे एक के बाद एक चलते हैं, तो उन बच्चों को सिखाने के लिए उनको बोलिए, आप यदि राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड की फिंगर अकेली सामने रखिए, एक वर्ड लिखने के बाद फिंगर रखिए, फिर दूसरा वर्ड, फिर फिंगर रखिए, फिर दूसरा वर्ड। तो वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना, तो फिंगर रखवा के, जैसे इसके अंदर बताया, फिंगर के ऊपर थोड़ा सा कलर लगा दीजिए ताकि वो बच्चा फिंगर रख रहा है, रखी कि नहीं पता चलेगा, है ना। शुरुआत में 1-2 दिन यदि उसको प्रैक्टिस दिलवानी है तो फिंगर पे थोड़ा सा कुछ कलर्स लगा दीजिए कि आप जहां फिंगर रखते हैं वहां पे कलर होना चाहिए, आपने फिंगर रखी या नहीं मुझे पता चलेगा। ठीक है, एक दो बार बच्चा लिखता है, अपने आप हैबिट हो जाती है, उसके बीच में स्पेस छोड़ने लगता है। उसके बाद लिपि, स्वर और मात्रा का ध्यान। जब बच्चा लिख रहा है, जब हम बच्चों को वर्ड सिखाते हैं, हिंदी के अंदर तो बोलते हैं वैसा लिखते हैं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश के स्पेलिंग सिखाते हैं तब वो गलतियां ना करे। मात्राएं जब सिखाई जाती है तब मात्राओं को प्रोनाउंसिएशन के साथ सिखाना चाहिए। जैसे हिंदी के अंदर जनरली लोग छोटी या बड़ी क्या आएगी, बहुत मैंने तो बड़े लोगों को भी देखा है पूछते हुए कि यहाँ कौन सी आएगी, लेकिन उच्चारण से पता चलता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो पता चलता है कि किसको हमने कम समय के लिए बोला, किसको लंबे समय के लिए बोला, है ना। तो वहां पे उच्चारण से कैसे लिखना मात्रा को जब आप सिखाते हैं तब इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल आपको सामने दिया है ना, टेबल। हमने टेबल बोला, बच्चे के दिमाग में टेबल का पिक्चर बना, लेकिन स्पेलिंग उसके दिमाग में क्या बना, ई उसमें से हट गया। लेकिन यदि मैजिक ई वाले टेक्निक सिखाई हुई है इंग्लिश में आपने कि पीछे ही आता है, तो क्या होता है, किस किस वर्ड में पीछे ही आता है और उसका क्या रूल्स है, यदि वो रूल्स आपने बच्चों को सिखाए हुए हैं तो बच्चे उसमें गलती नहीं करेंगे। जनरली ये बच्चों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो इंग्लिश के स्पेलिंग के रूल्स हैं आपको भी पता होना चाहिए, आप जब बच्चों को सिखाए तो वो रूल्स के साथ सिखाइए, तो ये बच्चे की प्रॉब्लम कम हो सकती है, वहां पे गलतियां कम हो सकती है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक पे हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वन वे जा रहा है, मैं बोल दे रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं इसलिए। जी, थैंक यस यू मैम। जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे जी। हैंड राइटिंग वार्म अप।
जब भी बच्चों को लिखवाना होता है उससे पहले आपको पता है कि जो बच्चे मतलब लिखने में शायद प्रॉब्लम आती है कुछ मतलब परेशानी है, तो उन बच्चों के साथ थोड़ा सा हैंड राइटिंग वार्म अप कर सकते हैं। हम क्लास में बच्चों के साथ जनरली थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे लिखने में प्रॉपर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, जहाँ ये इसका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे सबसे पहले वही लिखा है कि उनके फीट फ्लैट होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधे ऐसे जमीन पर पैर टिके हुए होने चाहिए, है ना। और जब बैठते हैं तो बैक उनकी स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। बच्चा यदि झुक के बैठा है, आगे झुक के बैठा है और लिख रहा है, तो वो शायद हैंडराइटिंग बिगड़ेगी। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, तो हैंडराइटिंग प्रॉपर आती है। ठीक है, उसके बाद उन बच्चों को 5 सेकंड के लिए अपने हाथ ऊपर करवाइए, है ना, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। हाथों को ऊपर करके 5-7 सेकंड ऊपर रखिए, 2-5 बार एक्सरसाइज करवाइए। ठीक है, उसके बाद हाथों को घुमाना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एटलीस्ट 10 बार फॉरवर्ड, 10 बार बैकवर्ड, रिवर्स। तो ये एक्सरसाइज से क्या होता है, कंधे तक से जॉइंट से सारे जॉइंट खुल जाते हैं। यदि बच्चा कहीं रिक्शा में बैठ के आया है, गाड़ी में बैठ के आया, कहीं दब गया, तो ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को हैंड स्क्वीज करना है, ओपन करना है। ठीक है, फिंगर्स की पूरी एक्सरसाइज उनको ओपन क्लोज 5 से 10 बार ये करवाइए। केजी सेक्शन में जनरली मैं नर्सरी जूनियर सीनियर में व्हेन आई वाज हेड ऑफ द दैट डिपार्टमेंट, आज से मैं 6-8 साल पहले की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 10-12 साल तक मैं रही। तो एवरी डे हर क्लास के अंदर मॉर्निंग में लिखने से पहले ये एक्सरसाइज करना क्लास में 5 मिनट सबके लिए कंपलसरी था। एवरीबडी हैज टू डू, सबको ये एक्सरसाइज फिंगर्स वाली, हाथ वाली, क्लास के अंदर आके अपनी बेंच पे बैठने के बाद ये एक्सरसाइजेस करना है, ताकि लिखने से पहले बच्चे ये सब कर सकें। ठीक है, उसके बाद दोनों पाम जो होती है उनको एक दूसरे के सामने रख के दोनों को प्रेस करना है एक दूसरे की तरफ, दोनों पाम को। उससे क्या होता है, जो पाम के अंदर जितने भी मतलब पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने दबते हैं, तो सर्कुलेशन इजी हो जाता है, कोई भी मतलब दबाव नहीं रहता है और वो इजी हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी है ये। तो दोनों पाम एक दूसरे के सामने दबाना है उनको इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद थंब से हर एक फिंगर को टच करना है, हर एक फिंगर का टिप उसको थंब से टच करना है, और ऐसे रिवर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर रिवर्स चलेगा वो, और ये कंटिन्यूअस 5 से 10 बार चलेगा। तो ये क्या होता है, सारी हर तरफ से आप उसको पूरा हैंड भी घुमा लिया आपने, आपने उसको पाम भी कर लिया, आपने उसके फिंगर की एक्सरसाइज भी, तो कंप्लीटली बच्चा लिखने के लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पेंसिल वॉक। पेंसिल वॉक कैसी होती है, बच्चे को ऐसे पेंसिल पकड़वाइए, उसको बोलिए आपको पेंसिल को धीरे धीरे आगे करना है, अपना हाथ पीछे तक, पेंसिल हाथ के अंदर चलेगी। इससे क्या होता है, इन तीनों की पकड़, इन तीनों उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है बच्चों की पेंसिल के ऊपर। ठीक है, ये पेंसिल वॉक, इसको पेंसिल वॉक बोलते हैं। ये 5 से 10 बार बच्चों को करना है। आगे टिप तक आना है, फिर पीछे बैक तक जाना है, फिर वापस आगे टिप तक आना है। आप भी बहुत ज्यादा कभी लिख लेते हैं, थक जाए ये करिए, तो कभी ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, यू विल फील रिलैक्सिंग, आपको थोड़ा रिलैक्सिंग लगेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों को लिखने के लिए दे आर रेडी टू राइट। सो ये हैंड राइटिंग शुरू करने से पहले ये वार्म अप एक्सरसाइज है, यदि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रही एक्सरसाइज, 2 मिनट के लिए हम सब लोग कर लें। चलिए, फर्स्ट सेकंड को हम छोड़ देते हैं, यस मैम। प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट सेकंड को छोड़ देते हैं, हाथ घुमाने की, शायद आप लोग कुर्सी वगैरह पे बैठे होंगे, एक दूसरे को टच होंगे। ठीक है, हम उसके बाद से शुरू करते हैं, थर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एवरीवन। कुछ एक वीडियोस ऑफ है, प्लीज ऑन करिए।
उसके बाद दोनों पाम को एक दूसरे के साथ टकराना, एक दूसरे के सामने प्रेस करना है। एक और चीज होती है पता है, जब ये आप अपने हाथ एक दूसरे के साथ जब करते हैं, एक्चुअली आपके हाथों के अंदर से आपकी एनर्जी वेव्स निकलती है। तो जब हम हाथ को जोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी वेव का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, है ना? क्यों? इसीलिए होता है कि हमारी अपनी एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाए, अपने आप ही में अंदर हम कंप्लीट हो जाए। अपनी एनर्जी को अपने ही साथ मिला के हम उसको सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो एक ये मतलब रिलीजियसली भी एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, इसके बाद फिंगर, दोनों हाथों से। एक पेंसिल वॉक। मजा आया? थोड़ा सा चेंज लगा? यस मैम। यस मैम। जी। नीरज जी प्लीज शो करेंगे स्लाइड। नीरज जी, ठीक है। जी। नेक्स्ट है सुडोल और समान आकार के अक्षर का अभ्यास। अभी यदि आपको बच्चों को सिखाना है, वो हैंडराइटिंग अच्छी करना है, तो कुछ मैंने 3-4 मतलब ये लिए वर्कशीट्स जिसको आप हैंडराइटिंग सुधारने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है आप उसमें देखिए, फर्स्ट में छोटे छोटे ऐसे मतलब रेक्टेंगल बने, उसमें 2 डॉट्स हैं। इसे बच्चों को डॉट्स को मिलाना है। ठीक है, 2 डॉट्स को मिलाना है तो बच्चे एग्जैक्टली लाइन स्ट्रेट बनाना, ये उनको प्रैक्टिस मिलती है। ठीक है, सेकेंड में छोटे छोटे सर्कल बने, उसको फील करना है, तो बच्चे प्रॉपरली छोटे छोटे सर्कल्स बनाना सीखते हैं। उसके बाद एक स्पाइरल बनाना है, उस स्पाइरल को बच्चे को कंटिन्यू करना है, उस स्पाइरल बाहर से अंदर जा रहा है, उसको अंदर तक ले जाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ लाइन बनी हुई है, उसके बीच में बच्चों को दूसरी लाइन ऐड करनी है। ये इससे क्या होता है, बच्चे एग्जैक्टली जहां पे लाइन बनाना है उसको बनाना सीख लेते हैं। दूसरा एक मेज की तरह है, उसके अंदर से बच्चे को बाहर निकलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 2 बड़े डॉट है, उसके बीच में छोटी सी लाइन, उस लाइन के बीच में से बच्चे को अपनी लाइन निकालना है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती है वो मतलब एकदम एग्जैक्टली बच्चों को जो प्रॉपर लाइन बनाना है उसको सिखाती है। ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड में जो आपको 9 सर्कल दिख रहे हैं, उसके अंदर बच्चों को क्या करना है, उसके ऊपर एक एक सर्कल बनाना है। एग्जैक्टली जो सी के कर्व्स होते हैं, जी के कर्व होते हैं, तो वो प्रॉपर बने, एक जैसे शेप के बने, उसकी प्रैक्टिस मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है स्पाइरल जैसा, रेक्टेंगल स्पाइरल, उसके अंदर बच्चे को सेम वैसे उसके बीच में लाइन बनानी है, और जो लास्ट में एक्स है बच्चे को उसको ट्रेस करना है। तो ये कुछ एक एक्टिविटीज होती है जो बच्चे एंजॉय करेंगे, लेकिन बेसिकली आप उनको जो राइटिंग की प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं। एग्जैक्टली छोटी छोटी जगह के बीच में लिखना, तो ये बच्चे को प्रैक्टिस मिलती है। उसके अलावा जो राइट साइड आप देख रहे हैं, तो ये जो 9 डॉट्स होते हैं, हमारे मोबाइल के भी लॉक होते हैं उसमें 9 डॉट्स होते हैं। इस सिर्फ 9 डॉट के अंदर बहुत सारी पैटर्न बन सकती है, मेनी ऑफ द पैटर्न आर देयर। तो ये इसमें कुछ एक पैटर्न है जिसको बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
सॉरी। तो ये इस तरह की डिजाइन होती है, उसके अंदर बहुत सारी डिजाइन बनती है। तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं, जैसा आप बनाएंगे वैसा कॉपी करना है। इसके अंदर ये कर सकते हैं आप, बोर्ड के ऊपर 9 डॉट्स बनाइए, आप उसके अंदर डिफरेंट डिजाइन बनाइए, बच्चों को कॉपी करने के लिए बोलिए। उनके लिए मतलब धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को कॉपी में बना के दे सकते हैं। पहले बड़ा बनाइए ताकि बच्चे उसको बड़ा कॉपी करे, उसके बाद डॉट्स के बीच का डिस्टेंस कम करते जाइए, धीरे धीरे उसको छोटा करते जाइए। तो क्या होगा, बच्चा उस डॉट को देखते देखते फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके छोटे पे आ जाएगा। और फिर इस डिजाइन को आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। जो डिजाइन बनी है हमने सिंपल, जैसे एस बनाया है, एफ बनाया है, ई बनाया है, फिर उसको आप और थोड़ा सा एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लाइन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट बनाइए। तो ये बच्चे के लिए खेल रहेगा, लेकिन बेसिक जो उसको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस उसको मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैंने कुछ 3-4 अलग अलग शीट्स लिए जो प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, उसमें बड़े से छोटे के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, बीच में से बच्चे को पेंसिल पास करनी है, उसको कर्व्स बनाने हैं। ठीक है, और उसका डिस्टेंस धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब एक बार ऊपर बना लिया फिर बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो उसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कर्व्स के लिए आप इस तरह से डॉटेड लाइन बना के दीजिए, प्रॉपरली एग्जैक्टली उसी के ऊपर बच्चे को कॉपी करना है। तो यहाँ पे बच्चों की होल्डिंग और जो कर्व्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप बोर्ड पे डॉट्स बना के दे सकते हैं, आप किसी पेजेस में डॉट्स बना के दे सकते हैं, आप कहीं पे भी बच्चे को बना के दीजिए, दे विल फॉलो इट। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। और कुछ ऐसे ही डॉट्स वाले उपाय हैं। 2 लाइन में ऊपर नीचे, आप बच्चे डबल लाइन वाली बुक होती है ना, उसमें ऊपर नीचे आप, या 4 लाइन में तो वहां ऊपर और नीचे की रेड लाइन के ऊपर आप डॉट्स कर दीजिए। उसके बाद इस तरह के डिफरेंट डिजाइन आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। आप एक डिजाइन बना दीजिए, उस लाइन को बच्चे को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक साइड मैंने ज्योमेट्रिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाले लिए, और एक साइड जहाँ पे कर्व बच्चों को लेना है। तो इसके हैंडराइटिंग की दोनों चीजें, उनकी स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और कर्व लाइन, स्लेंटिंग लाइन, सारी सारी की प्रैक्टिस हो जाती है। अब जनरली हम लोग स्कूल में ये करते, बच्चे शुरुआत करते हैं लिखने की तो हम स्टैंडिंग लाइन करवाते हैं, स्लिपिंग लाइन करवाते हैं। लेकिन इनको करवाने का तरीका यदि थोड़ा सा बदल दिया जाए, जिनको बेसिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो बच्चे, उनको कुछ ऐसी वर्कशीट से तरीका बदल दिया जाए, तो थोड़ा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, उनको मजा आएगा, और हमारी प्रैक्टिस, हमारा एम जो है कि बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस मिले, वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, डू यू थिंक आपके लिए यूजफुल होंगी? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एक कुछ एक्टिविटी है जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है, या मैं जब बच्चों को ड्राइंग सिखाती हूँ तब ये प्रैक्टिस में बच्चों को ड्राइंग में भी करवाती हूँ। क्योंकि पेंसिल को पे अपना होल्ड, कि आपको पेंसिल कहाँ तक ले जाना है, वो होल्ड बने, इसके लिए प्रैक्टिस है। तो आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल बनाइए, उसको स्लैंट लाइन से 2 पीस कर दीजिए। ठीक है, पहला वाला पिक्चर आप देखिए, पहले वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनेगा, कंटिन्यूअस उसके ऊपर सर्कल बनाते जाना है, बनाते जाना है, और धीरे धीरे जैसे वो आगे छोटा होता जाएगा, उस तरह से सर्कल को छोटे करते जाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? बड़े से शुरू किया, राउंड राउंड करते जाना है, कंटिन्यूअस करना है, पेंसिल उठाना नहीं है, आखिरी तक जहां तक खत्म हो रहा है वो वहां तक। ठीक है, फिर जस्ट उसका दूसरा पार्ट नीचे से शुरू हो रहा है, वहां से छोटा शुरू हो रहा है, वहां से फिर छोटा करिए। अभी ये हम शुरुआत की है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है पहले, फिर नीचे से छोटे से बड़ा बनेगा। ये प्रैक्टिस जो लोग ड्राइंग करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, उनके हाथ बहुत फ्री हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, हर एक शेप उनका इजीली और एक जैसा बनता है यदि इसकी प्रैक्टिस चलती है तो। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे वैसे ही एक रेक्टेंगल बनाइए, उसको हाफ करिए, लेकिन इस बार उसको अपोजिट घुमाना है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, फिर वैसे ही क्लॉकवाइज पूरा उसको वहां तक जाइए, फिर छोटे से बड़ा क्लॉकवाइज उसको करते हुए जाइए।
उसके बाद 2 सीधी लाइन करिए, उसके बीच में सेम शेप के सर्कल्स कंटिन्यूशन में आखिरी तक चलिए। ठीक है। सीमा जी, बच्चे बहुत छोटे हैं तो उसको आप ये कर सकते हैं, आप ड्रॉ करके थोड़ा सा करिए और बच्चों को उसके ऊपर ट्रेस करवाइए। बच्चे उसके ऊपर आप पेंसिल ना लेके बच्चों को आप क्रेयॉन से करवाइए, कंटिन्यूस ओके उसको मैम। क्रेयॉन, या उनको बोर्ड के ऊपर चौक से कर दीजिए। चौक से आप बड़ा बना, इतना छोटा उनके लिए पेंसिल पकड़ना यदि मुश्किल होता है तो बोर्ड के ऊपर चौक से बनाइए और उसके बाद उनको हाथ में दे दीजिए, लेट देम डू ऑन द बोर्ड। काफी बड़ा होगा तो वो पूरे हाथ की प्रैक्टिस यू कैन डू। छोटे बच्चे हैं तो पिक्चर बड़े हो जाएंगे, या ओके, दीवार थैंक यू पे मैम। या जमीन के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे फॉन्ट छोटे होते हैं, पेंसिल छोटी हो जाए, मतलब नोटबुक छोटी होती है, ये कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में देख रहे हैं, 2 कर्व लाइन बनाना है और उस कर्व लाइन के बीच में जोड़ना है, ताकि छोटे से बड़ा सर्कल और बड़े से छोटा सर्कल। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? आप में से भी यस यदि कोई मैम। ड्राइंग का शौकीन है यस मैम। तो आप यस मैम। प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको जरूर करिएगा। ओके ओके। ठीक है जी। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। आप सबको पता होगा हमारे स्मॉल लेटर, टॉल लेटर और फॉल लेटर, है ना। कुछ लेटर है जो 2 ब्लू लाइन के बीच में होते हैं, कुछ लेटर है जो ऊपर की रेड लाइन तक जाते हैं, कुछ लेटर है जो नीचे की रेड लाइन तक जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्मॉल, टॉल एंड फॉल लेटर्स कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे मतलब पी लिखना है तो बच्चे उसको कैपिटल की तरह ऊपर लिखते हैं, जी लिखना है तो बच्चे जी को ऊपर लेके जाते हैं, है ना। जी हो तो जी, और मतलब ओ नीचे आ जाता है, जी ऊपर जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसके लिए हम ये सिखा सकते हैं बच्चों को। एक और तरीका है चिकन लेटर्स, जिराफ लेटर्स एंड मंकी लेटर्स। चिकन लेटर वो 2 लाइन के बीच में रहेंगे, जिराफ लेटर उसकी गर्दन ऊंची होती ऊपर निकलेंगे, और मंकी लेटर उसकी पूंछ नीचे लटकेगी। तो आप बच्चों को थोड़ा सा फनी वे में भी सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं, जिससे वो याद रहे कि कौन से लेटर्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इज इट यूजफुल? यस मैम। यस मैम। छोटे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यस मैम। जी। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक और एग्जांपल है इसका, मतलब आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं उसके अंदर सबसे ऊपर वाली लाइन पे सन बना है, ऊपर वाली ब्लू लाइन जो है उसके ऊपर प्लेन बना है, नीचे वाली लाइन ब्लू लाइन पे ग्रास बना है, और सबसे नीचे स्नेक बना है। तो ये उनकी पोजीशन बताते हैं, कौन सा ऊपर आसमान तक है, कौन सा बीच में हवा में है, कौन सा जमीन पे, और कौन सा जमीन से नीचे। तो कौन सा लेटर कहाँ जाएगा, ये हम बच्चों को जब टॉल, स्मॉल और फॉल सिखाएंगे तो ये एक, मतलब फॉर फन एक्टिविटी आप इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी इस तरह की कोई शीट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका होता है कि जब बच्चे लिखते हैं तो जो 2 ब्लू लाइन है उसके बीच में यदि हाइलाइटर से लाइन कर दी जाए, जिन बच्चों को बहुत छोटे, मतलब जूनियर के बच्चे या सीनियर के बच्चे जिनको लाइन रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, उनको ब्लू रेड लाइन में फर्क नहीं पता चलता है, तो उनके लिए जो 2 ब्लू लाइन है उसके बीच में यदि आप हाइलाइटर चला दे उसके बाद उसको लिखने के लिए दें, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है लेटर्स को लिखने की वो शायद कम हो जाएगी। तो ये जो स्पेसिफिक जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये, आप हर बार पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप सबको करके दें, तो आप ये तरीका पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इस बच्चे को यदि ब्लू लाइन का कंसेप्ट नहीं है तो आप इसको इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो प्रॉपरली लिखना सीख जाए। ठीक है जी। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके अलावा कुछ और उपाय है, मात्रा और वॉवेल का सही प्रयोग करना सिखाना। जैसे मैंने बताया वॉवेल्स कौन सा कहाँ यूज होता है हम लोगों को पता है, लेकिन बच्चों को हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पे है, तो उस वॉवेल्स का और उस मात्रा का सही प्रयोग करना सिखाना है। कौन सी कहाँ से लिखी जाती है ना। बोलने में शायद सही बोल देते हैं, लिखते हो तो आप उनसे पूछिए इसमें कौन सी लगेगी, बड़ी छोटी, तो बोलेंगे बड़ी, लेकिन लगाएंगे छोटी, क्यों, वो भूल जाते हैं कि लेफ्ट से आएगी या राइट से आएगी, बड़ी या छोटी। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करनी होती है।
उसके बाद ध्वनि उच्चारण का ज्ञान, क्या बोला गया है तो उसको कैसे लिखना है, जो चीज बोली गई है उसको वैसे ही लिखवाया जाए, ठीक है। जैसे वृद्ध और बृहद, ठीक है, तो इन दोनों का फर्क, ह पूरा आ रहा है व के साथ, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों के लिए दोनों वर्ड सेम होते हैं, दोनों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे ही क्रम और कर्म, एक में पदेन लगेगा एक में रेफ लगेगा, कर्म और क्रम। तो इस तरह की कुछ एक वर्ड्स होते हैं जहाँ पे मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है वो उनको क्लियर करवानी चाहिए। उसके बाद है प्रतिलिपि एवं श्रुतलेखन। प्रतिलिपि मीन्स कॉपी करना, जैसा देखा है उसको देख के बच्चों को कॉपी करना। और श्रुतलेखन मतलब सुनना और लिखना। जनरली पहली से चौथी, फर्स्ट टू फोर्थ के जो बच्चे होते हैं वो लोग कॉपी राइटिंग करे तो ज्यादा बेटर है। जो बोलते जाइए वो देखे और लिखते जाए। जिन बच्चों के राइटिंग के प्रॉब्लम है ना, उनको ये हेल्पफुल हो सकता है, उनको प्रैक्टिस देने के लिए हफ्ते में एक आध दिन 5-10 मिनट अपनी क्लास में ये टाइम निकालिए। मैं जनरली मेरे यहाँ पे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज टीचर को बोलती हूँ कि आप ये काम करिए। क्लास में जब भी जाते हैं पहले के 5 मिनट थोड़े से एक्टिविटी के लिए रखिए, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप 5 वर्ड दीजिए। यदि छोटी क्लास है तो आप बोर्ड के ऊपर बोलिए और लिखिए और बच्चे को बोलिए आपको कॉपी करना है। यदि बड़ी क्लास है तो कुछ हार्ड वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता है कि बच्चे लिखने में गलती करेंगे, उस वर्ड को आप प्रोनाउंस करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वर्ड्स आपको बोलना है, बच्चे लिखेंगे। उसके बाद आप उसको बोर्ड पर लिख डालिए और बच्चे को बोलिए अपना चेक कर लीजिए सही है या गलत है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जो हर रोज कहीं कहीं चलती रहती है, तो ये प्रैक्टिकली क्लास के प्रॉब्लम को बहुत सॉल्व कर सकती है, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अभी जब बच्चे लिखते हैं तब आपको निगरानी करना है कौन कहाँ गलती कर रहा है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए। मैं जैसे अभी मेरे स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में मैं बच्चों के स्पोकन इंग्लिश का मैंने एक एक पीरियड 3 क्लास में लेके रखा है, क्योंकि मैं उस क्लास में एक एक बार जाना चाहती थी। मैं उनको स्पोकन इंग्लिश सिखाती हूँ, इंग्लिश कैसे बोला जाए। मैं उनको कोई एक टेंस लेके उनको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जैसे मैंने सिंपल पास्ट टेंस लिया, उनको मैंने कहा कि अभी आपको क्या करना है, आज आपको सुबह उठे तब से अभी तक स्कूल में हम जो भी पीरियड चल रहा है तब तक आपने क्या क्या किया उसको सेंटेंस पे लिखिए, 5-7-10 सेंटेंस के अंदर। जब बच्चे वो सेंटेंस बनाते, डेली यूज में क्या कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं वो वर्ड्स उनके आ गए, तो वहां पे उनके सेंटेंस बनाने में कहाँ गलती करते तो मैं उनको हेल्प करती हूँ कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं, आई वोक अप, आई बाथ, उनको सिखाना पड़ता है कि आई टुक बाथ, बाथ इज नॉट द वर्ब, तो आई टुक बाथ, मैं नहाया। हम हमारे हिंदी में वो वर्ब है लेकिन इंग्लिश में वो वर्ब, वो BATHE तब वर्ब होता है, उसके थोड़े से रूल्स अलग है। हम जनरली टेक बाथ वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसकी एक प्रैक्टिस आप कैसे देंगे, उसकी प्रैक्टिस उनको करवाना। तो वो हमको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसको सुधरवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज होती है। अभी जैसे एक पिक्चर रीडिंग होता है बुक्स के अंदर, जनरली इंग्लिश के अंदर आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पिक्चर रीडिंग होता है, एक पिक्चर बना होता है, बच्चों को उसमें देख के सेंटेंस लिखना है कि देयर आर 2 गर्ल्स प्लेइंग नियर द सी, है ना, वन बोट इज देयर इन द सी, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इस तरह से बर्ड। तो ये पिक्चर रीडिंग जो होती है वो बच्चों को वोकेबलरी भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, बच्चों के सेंटेंस फॉर्मेशन भी इजी, और किसी चीज को देख के अपने मन में जो भाव आए उसको कैसे बताना कैसे लिखना ये चीज बताती है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एक्सरसाइज होती है। मैंने 2-3 और एग्जांपल लिए हैं कि आप क्लास में क्या क्या चीजें करवा सकते हैं उनको। अभी तक हमने कैसे लिखना है, अभी क्या लिखना है पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। जब क्वेश्चन आंसर बच्चों को आप करवाते हैं तब आपको बच्चों को बताना है कि व्हाट आया तो आपको जवाब में किसी थिंग का नाम आएगा, क्वेश्चन में यदि हु आता है तो उस हु को हटा के पर्सन का नाम लिख के आपको सेंटेंस लिखना है। तो क्या लिखना है बच्चों को पता होना चाहिए, क्या पूछा गया है। वेयर है तो प्लेस आएगा, व्हेन है तो टाइम आएगा, वाई है तो रीजन आएगा कि ऐसा क्यों है, हाउ मैनी क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मैनी काउंटेबल के लिए आता है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए आता है ना, हाउ मच वाटर डू यू वांट, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू नीड, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस है। हाउ मतलब हाउ तो कैसे, उनको मेथड लिखनी है आंसर के अंदर। हुज तो किसकी चीज है, पोजीशन कौन उसको पोजेस करता है वो उनको लिखना है। विच यानी चॉइस दिया है कि कौन सा,
विच कलर इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो चॉइस होती है तो अपना बताते हैं, या विच इज द बेटर वे। तो वहां बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि मुझे इसके आंसर में लिखना क्या है। किसी पर्सन का नाम आएगा, किसी चीज का नाम आएगा, मुझे कोई रीजन लिखना है, तो ये डब्ल्यू क्वेश्चन बच्चों को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप पढ़ाते हैं तो क्या करना है ये टेक्निक सिखाइएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। कुछ लोगों के वीडियो अभी भी क्लोज हैं, आप लोग प्लीज ओपन कर लीजिए। एक और उपाय है, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। सपोज आपको कोई ऐसे सिखाना है, ठीक है, तो आप उसका टॉपिक बीच में लिख दीजिए। अभी सपोज दिवाली आ रहा है, मैं दिवाली टॉपिक ले रही हूँ। उसके बाद आप अलग अलग पॉइंट्स जो है उसको चारों तरफ उसके पॉइंट्स निकाल दीजिए, चारों तरफ पॉइंट लिख के कब मनाई जाती है आप लिखिए कब। ठीक है, अभी बच्चे को इसके आंसर में लिखना है, दे विल राइट कि हम कब मनाते हैं, जनरली कौन से मंथ में आती है, या कौन से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में आती है, कौन सी तिथि को आती है ना। वाई, क्वेश्चन लिखा है वाई, हम क्यों मनाते हैं, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए मनाते हैं। दिवाली है तो हम 4 दिन 5 दिन मनाते हैं, होली हम 2 दिन मनाते हैं। तो आप क्या करें, पॉइंट्स लिखते जाइए कि बच्चे को इस कॉम्पो के अंदर बेसिकली लिखना क्या है। हाउ, कैसे मनाते हैं, तो बच्चा पूरा प्रोसीजर लिखेगा कि हम ये करते हैं, पहले दिन ये करते हैं, दूसरे दिन ये करते हैं, तीसरे दिन ये, हम नए कपड़े पटाखे लाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, वॉट एवर उनके जो भी रिचुअल्स हैं, बच्चे वो सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, यदि आप सब्जेक्ट इससे थोड़ा सा अलग है, सपोज साइंस, ठीक है, साइंस के ऊपर लिखना है, या कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, तो कैसे वो हमको यूज, कहाँ कहाँ यूज आता है, वेयर, हाउ, ठीक है, कौन यूज करता है, कहाँ यूज करते हैं, वाई, क्यों हम यूज करते हैं, हमारी लाइफ इजी करता है, फिर व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके आपके लिए हेल्प है। तो 4-5 वर्ड्स ऐसे लिख डालिए और उसके आंसर बच्चों को करना है। तो हम क्या है, बच्चों को लिखना सिखाते हैं बेसिकली, कि आपको यदि टॉपिक दिया है तो आप कितनी चीजें इसके बारे में सोचेंगे। ये सारे क्वेश्चन वर्ड है, इसके आंसर आपको पूरे कॉम्पो में लिखना है। बहुत अच्छी बात है जूही जी। तो ये इस तरह से क्या होता है, जब भी आपको ये एक ऐसे लिखाना है तो सारी आप चीजें दे देते हैं, उसके बाद बच्चे को उसको प्रॉपर वे में जमा के लिखना है। तो क्या लिखना है उसको पता होगा तो वो जरूर अपनी तरीके से उसको कर पाएगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक और मेरा आई थिंक लास्ट होगा नेक्स्ट वाला। एक ये है, स्टोरी लिखना है। ठीक है, बच्चों को स्टोरी लिखनी है तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट दे दीजिए, आपको कैरेक्टर दे दीजिए। मैंने ये भी करवाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, मैंने बच्चों से स्टोरी, आपको एक कैरेक्टर चूज करना है, एक आपको कुछ भी एक्टिविटी लेना है, एक कोई जगह चूज कर लीजिए, एक कैरेक्टर चूज कर लीजिए, और एक एक्टिविटी के उसके साथ ऐसा हुआ कोई एक घटना, कोई एक पर्टिकुलर वो यूज कर लीजिए। उसके बाद उससे पूरा गो थ्रू कैसे होता है, उसको वो कैसे डील करता है उस घटना के साथ, और फाइनली क्या मॉरल आता है। ठीक है, तो हु आर द कैरेक्टर्स, व्हाट मेक्स देम रियलिस्टिक, कि वो कैसे सही लगेंगे। यदि बच्चा कोई ऐसी साइंटिफिक फिक्शन लिख रहा है तो बात अलग है, लेकिन यदि कोई अपने हिसाब से स्टोरी लिख रहा है तो रियलिटी में कैसे होता है। सेटिंग मतलब वो कहाँ पे होगा, वो जंगल में है। मैंने बच्चों को ये कहा कि आप सोचिए वो जंगल में जा रहे हैं, या वो किसी जू में घूमने गए, या वो कहीं पिकनिक पे गए थे और कुछ हुआ। कोई भी एक आप जगह सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं पे वो एक क्रिकेट खेलने गए थे तो वहां पे कोई बात हो गई। ठीक है, फिर प्लॉट, वो कैरेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, किस तरह से वो उसको डील करेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो एक बच्चों को जब भी आप कुछ सिखाते हैं तो एक लाइन दे दीजिए उनको, कि उनको कैसे आगे सोचना है, कैसे बढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, आगे कैसे बढ़ेगा, प्रोग्रेस कैसे होगी, फिर एंड कैसे करेंगे उसको। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं कि क्या लिखना है वो सिखाने के लिए। बच्चों को पता होना चाहिए हमको क्या करना है, देन दे विल बी एबल टू डू। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितने प्रॉब्लम्स थी और उसके जितने पॉसिबल सोल्यूशन थे वो लिखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, और यदि आपके पास अपना कोई यूनिक वे है कि आपने कोई तरीका अपनाया था और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है,
तो आप जैसे मैंने बहुत सारे आपको बीच में एग्जाम्पल दिए, तो यदि आपके पास कोई है तो आप मुझसे जरूर शेयर करिए। ठीक है। अनीता जी या नीरज जी, मैं आपकी किसी की हेल्प चाहूंगी कि आप एक एक को बुलाएं ताकि हम उनसे पूछ सकें। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। जी कंचन जी। मैम जिस बच्चे की स्लो राइटिंग है तो उसके लिए स्पीड में कैसे लाएं? सॉरी। जी मैम, जिस बच्चे की राइटिंग बहुत स्लो है, जैसे थर्ड क्लास का बच्चा जैसे नर्सरी की बच्ची जैसा लिखता हो स्लो, तो मैम उसकी राइटिंग स्पीड में कैसे लाएं? हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो बच्चा लिखता है ना, तो वो पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ के पूरा सेंटेंस एक साथ लिखने की कोशिश नहीं करता। वो हर एक वर्ड के ऊपर अटकता है। वो एक वर्ड देखेगा, फिर उस वर्ड को लिखेगा। तो पहले तो उसको सिखाइए कि पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़े, उसको लाउडली बोले और फिर पूरा सेंटेंस एक साथ लिखे। क्योंकि ब्रेन और हैंड दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं उसके। तो यदि वो पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ेगा तो वो एक साथ लिखेगा, तो उसकी स्पीड में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। ठीक है। थैंक यू। जी नीरज जी, अनीता जी, आप में से कौन आप में से कोई एक हेल्प करिए मुझे सबके नाम लेके बुलाने की, ताकि हम मुझसे पूछ सके। नीरज जी करे। जी धन्यवाद मैम। जी, आज के सेशन में हमने पढ़ने लिखने के उपाय अपन में सीखा एवं समझा है। और उसी के जो आपने आज सेशन लिया है, इसमें किसी के लिए कोई समस्या है तो उस हेतु मैं क्रम से सभी के लिए आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले निधि प्रजापति, आप अनम्यूट करें और आज का जो सेशन आपने लिया है ये कैसा रहा, आपने क्या सीखा, ये आप बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आज का सेशन मैम क्या लगा है, जिसमें मैम 6 क्लास के बच्चे हैं, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। 6 क्लास बच्चे लिखते ही नहीं है। निधि जी, मैं कर रही हूँ अभी बच्चों के साथ थोड़ा सा कोशिश। फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको एक्चुअली डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया आप लोग शायद समझते होंगे। बच्चे लिख नहीं पाते हैं। वो बच्चा बहुत स्मार्ट है, तुरंत आंसर देता है, बट ही कैन नॉट राइट, क्योंकि वो एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाता है। उसको लाइन कंसेप्ट नहीं आता है। मैंने उसके साथ काम कर रही हूँ। मैंने उससे 2 लाइन की नोटबुक मंगवाई। मैंने उसको सिर्फ 2 लाइन के बीच में स्टैंडिंग लाइन बनाने को दिया। एक दिन उसने 2-3 पेज सिर्फ स्टैंडिंग लाइन बनाई। 2 दिन बाद फिर मेरे पास आया, देन मैंने उसको स्लैंटिंग लाइन बना के दी। उससे क्या होता है, सेम चीज बार बार करने से क्या होता है, कंट्रोल आता है। जो बच्चे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लिखते, उनका क्या होता है, हर एक लेटर छोटा बड़ा आता है, Yes, ma'am. रीडेबल नहीं होता है। कोई लेटर बड़ा कोई छोटा, तो उनको एक जैसे लेटर लिखना सिखाना है। यदि वो एक जैसे लेटर लिखना सीखेंगे तो अपने आप हैंडराइटिंग सुधरेगी। उनको बोले 2 लाइन या 4 लाइन की एक नोटबुक ले, और हर रोज उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस। और प्लस मैंने ऊपर आपको कुछ वर्कशीट्स बताई, जहाँ पे बहुत कम जगह के बीच में बच्चे को करना है। उस प्रैक्टिस से हैंडराइटिंग में सुधार आता है। जी मैम, यही जी करेंगे हम। जी। अगले क्रम में अस्मिता और यशोदा, आप अनम्यूट करें। निधि म्यूट कर लो आप अपने आप को। जी सर। सर बच्चों को स्मॉल लेटर में प्रॉब्लम होती थी, जैसे एच है और बी डी एफ के, इनको बनाने में दिक्कत होती कि ये मतलब 3 लाइन में लिखना है तो बच्चे 2 लाइन में कर देते थे। तो सर ये बनाना सीखा है। और बच्चों को पढ़ने का भी तरीका सीखा है। उंगली उंगली से किस प्रकार बच्चे मतलब 2 उंगली से बच्चे किस प्रकार पकड़े, ये सब सीखा है सर आज। लिखने का तरीका। जी, अगले क्रम में कंचन चौरसिया, आप म्यूट कर लो अस्मिता जी। सर
सर मैम का ये तरीका अच्छा लगा कि बच्चों के लिए हैंड राइटिंग कैसे करना चाहिए सर। KG 2 के बच्चे जो रहते हैं लगभग मतलब उनका रीडिंग और राइटिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है सर। तो ये मैम ने अच्छा बताया, सही टाइम पर हमारे लिए यूज करने के लिए मिलेगा कि अपन राइटिंग वर्क कैसे बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। थैंक यू सर। जी, सुनीला, डांगी और प्रियंका जी, आपके साथ जो भी हैं आप अपनी बात रखें। गुड आफ्टरनून। गुड नमस्ते। आफ्टरनून। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम मैं आपका वो पेंसिल वाला तरीका अच्छा लगा, मतलब ये वो टॉपिक का बताया था आपने, वो भी बहुत अच्छा लगा, वो करवाएंगे। Okay. नमस्ते मैम, मेरा नाम मालती सिंह, संस्कार इंटरनेशनल। जी। मैम 3rd क्लास में एक ऐसा बच्चा है, वो बोल सकता है पर उससे लिखते नहीं आता। मतलब कोई भी अल्फाबेट लिखना नहीं आता है। जी मैम। रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। जी मैम। उसको पहले तो पेंसिल होल्डिंग के लिए अलग अलग तरीके, मैंने बहुत सारे आपको वर्कशीट्स आज दी है। जी मैम। कलर करना, उसको ड्राइंग बुक देख के उसको कलर करना, पर्टिकुलर लाइनें बनवाना, उसको ये प्रैक्टिस उसको थोड़ा दीजिए। जब तक होल्डिंग नहीं आएगा तब तक वो लिखना नहीं सीखेगा। और जी मैम। पेंसिल पकड़ के लिखने की जगह उसको सैंड ट्रे, एक ट्रे के अंदर रेती डाल के उस सैंड ट्रे के अंदर उंगली से लिखना। जब वो फिंगर्स यूज करेगा लिखने के लिए तो उसके जी लिखने मैम। के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू मैम। जी, अगले क्रम में ज्योति सेन और दुर्गा लोधी, और जूही वर्मा जी का ऑडियो अनम्यूट नहीं हो रहा है। आप जूही चैट बॉक्स में अपनी बात रखें, बाकी ज्योति और दुर्गा अपनी बात रखें। मैम मुझे लाइनों में बच्चों को जैसे अपन अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो उनको ये अच्छा लगा है कि स्मॉल और टेल में बच्चों को आप मतलब लाइन में व्यवस्थित लिखना सिखा सकते हैं। दुर्गा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, अगले क्रम में पिंकी ठाकुर, आप अनम्यूट नमस्ते करें। मैम। मैम 8th क्लास में एक ऐसा बच्चा है कि जैसे अपन कोई भी चीज समझा रहे हैं तो वो अपन कितने ही कोशिश करें कि इसको समझाएं अच्छे से, कौन से तरीके से बोल के सुन के कैसे सुना, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता है। उसको हम कैसे सुधारें? कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में है मैम। पढ़ तो लेते हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी समझता है कि हाँ ये लिखा है, और मैथ्स में भी समझता है कि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिवाइड है, लेकिन जब अपन उसको कुछ करने के लिए देते तो वो करना ही नहीं चाहता है। देखिए 8th में मतलब वो काफी समझदार है। आप उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये कर सकते हैं कि यदि वो नहीं पढ़ेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, ये उसके साथ वो समझ सकता है। 8th के अंदर है वो बच्चा, समझता है, उसको पता है कि यदि मैंने यह नहीं किया तो 10th में मेरा क्या होगा, यदि 10th में पास नहीं होता हूँ तो आगे मेरे लिए कौन से रास्ते बंद होंगे। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उसको आप मतलब 8th क्लास में आ गए हो, बोर्ड क्लास है, आप खुद सीखो मतलब कैसे एग्जाम में लिख पाओगे, लेकिन अब वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। नहीं तो फिर पेरेंट्स को बुला के बिठाइए। ये सजेशन बताइए। जी, इसमें पेरेंट्स के साथ उसको बुला के बिठाइए और पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करिए
यहाँ पे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 का बच्चा है, छोटा नहीं है। यस मैम। जी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है, बिल्कुल। यस मैम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। जी अगले क्रम में संगीता लोधी, अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैम जो बड़े बच्चे हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हैं, मतलब देख के भी स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? मतलब कॉपी करने में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। हाँ यस मैम। आज ही मैंने किया, 7th स्टैंडर्ड में मैं करवा रही थी, बच्चों को आंसर लर्न करवाया, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। मैंने उनसे बोला आप उस स्पेलिंग को नीचे लिखिए, और जहां पे जो भी लेटर आपने गलत लिखा है उसको कैपिटल लिखिए। स्पेलिंग फिर से लिखवाइए, और जो गलत लेटर लिखा उसको कैपिटल लिखिए, और स्पेलिंग को 4 से 5 बार। क्या होता है, जब बाकी स्मॉल है और एक कैपिटल, तो दिमाग में अलग से बैठता है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा जब वो स्पेलिंग लिखेगा तो वो उसको लेटर ध्यान आएगा कि हाँ मैंने ये गलत किया था, इसको मुझे कैपिटल लिखा। ये एक तरीका बहुत अच्छा काम करता है। ओके मैम, यूज करेंगे इसको। थैंक यू मैम। जी वेलकम। सीमा वर्मा, आप अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरी क्लास के बच्चे छोटे हैं, रीड तो कर लेते हैं पर उनको लिखने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है, वो लिखते ही नहीं है, या फिर लिखते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं लेटर में कि मतलब कैसे लिखना है, उनको लिखते ही नहीं है वो। उनके आज साथ मैंने काफी काफी सारे प्रॉब्लम तरीके होती है बताए हैं। मैम। उसमें से मैंने मैंने बहुत काफी तरीके अपनाए भी हैं, ट्राई किए हैं उनको, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं है, उन पर कोई कुछ तो नहीं एक होता काम है। करिए, उनको ये मत सब बताइए कि आप उनसे लिखवा रहे हैं, आप उनको एक्टिविटी करवाइए। मैम मैं जैसे सेंट एक्टिविटी के साथ ही पढ़ाती हूँ उनको। नहीं नहीं, हम उनको पेन पेंसिल दे के यदि बोलेंगे आप लिखो तो वो कहीं नहीं लिखेंगे। आप सेंट्रे लेके बैठिए और आप लिखिए, और उनको कॉपी करने को बोलिए। आप बोर्ड के ऊपर लिखिए, जब वो एक तरीका, क्योंकि एक जनरली बच्चों के दिमाग में बन जाता है कि लेके बैठना और लिखना मतलब ये एक बोरिंग काम होता है, तो वो चाह के भी मतलब उसको नहीं इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कुछ अलग करवाइए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप दूसरी चीजें यूज करिए। पेन पेंसिल ओके मैम। पकड़ाने की जगह आप दूसरे तरीके यूज करिए। मैम लेकिन यूकेजी के बच्चे, अगर नर्सरी के बच्चे हो, एटलीस्ट उनको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, यूकेजी के बच्चे में काफी पैटर्न है तो उनको तो करना ही होगा। यहीं पे हमारा थोड़ा सा है ना इशू होता है। थोड़ा सा बच्चों को टाइम दीजिए, बाकी क्लास कर रही है। अभी इसमें क्या होता है, थोड़ा कंपैरिजन वाला तरीका अपना सकते हैं। जिन लोगों ने लिखना कंप्लीट कर लिया, अच्छा लिखा है, आप उनके लिए कुछ मतलब रखिए कि वो वॉट एवर उनको जो भी पसंद है, कि खेलने जाना मिलेगा, या खाना मिलेगा, या कोई पर्टिकुलर खिलौना मिलेगा। और जी जिन्होंने नहीं लिखा उनको फिर पनिशमेंट, है ना। जी। कुछ आपको वो टेक्निक फिर उसमें बड़े, यदि आपको लगता है वो बड़े हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम, फिर भी मैं आपकी बताई हुई आज जो टेक्निक है वो सारी फॉलो करूंगी दोबारा, शायद जी फिर से समझ में आए बच्चों को। ठीक है। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। जी अगले क्रम में SIS के नाम से एक डिवाइस है। एक, आप अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते मैम, जितेंद्र सिंह राजपूत में। नमस्ते। मैम 8th क्लास में एक बच्चा है, वो जितने भी क्वेश्चन लिखवाओ अपन पूरे नहीं लिखता। 4 क्वेश्चन लिखवाओ तो 1 या 2 लिखेगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं उसके लिए? बोलते हैं मैम इसको पूरा लिखना है। हाँ बोल देता है बट करता नहीं है। नहीं तो फिर आप उसको एक काम करिए, जब मतलब आपके पास टाइम, आप स्कूल में हैं और बच्चे मतलब चले जाते हैं, तब उस वक्त उसको बिठाइए और लिखवाइए। या जब उसका गेम्स का पीरियड है, या उसका कोई और पीरियड है जिसको आप ले सकते हैं, जिससे उसका दूसरे किसी सब्जेक्ट का नुकसान ना हो, है ना। ड्राइंग का पीरियड आपने उसका ले लिया, उसका गेम्स का पीरियड ले लिया, तब आप उसको अपने पास बिठा के, मेरे यहाँ ये टीचर करते हैं, जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, लिखा नहीं है, नहीं करके लाए, या तो एक मैथ्स की टीचर है वो ये करती है कि उनको जमीन पे बैठना है, जिसका इनकम्प्लीट वर्क है जमीन पे बैठे, कंप्लीट करे तो बेंच पे जाएगा। तो वो बच्चे शर्म के मारे उसको जल्दी से करते हैं।
या दूसरा टीचर फ्री है या टीचर किसी और क्लास में जा रहे हैं और बच्चों का फ्री पीरियड है, मतलब जैसे पी का पीरियड हो गया या ड्राइंग का पीरियड, तो टीचर अपने साथ ले जाती है, अपनी क्लास में नीचे ले आके बिठाती है, वो फिर दूसरा जो भी क्लास हो, तो बच्चे को वहां बैठ के कंप्लीट करना है। जब तक वो फिनिश नहीं करता है बच्चे को जाना नहीं है। थोड़ा बहुत एक दो बार कहीं ऐसा पनिश काम करेंगे बच्चे। जी। ठीक है जी, अगले क्रम में साक्षी जैन जी, अनम्यूट करा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, जैसे क्लास में एक बच्चा है, मतलब वो लिखता भी है पढ़ता है लेकिन भूल जाता है जल्दी। वही का वही वर्ड फिर से पढ़ाओ तो भी भूल जाता है वो। साक्षी जी, मेमोराइजेशन पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगला हमारा जो वेबिनार है वो मेमोरी पे है कि बच्चों को लर्निंग कैसे याद रखना, कैसे सिखाएं। ठीक है, तो हमारी Okay, प्रॉब्लम नेक्स्ट वेबिनार में सॉल्व हो जाएगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जो डी और बी में कंफ्यूज होते थे, तो उसका भी सोल्यूशन आज मिल गया। और लिखने का वो जिसमें कंफ्यूज होते थे उसका भी सोल्यूशन मिला है। और कुछ बच्चे ऐसे जो याद नहीं कर सकते थे, तो आपने बताया जैसे वर्ड पिच, तो ये इसका भी सोल्यूशन मिला। थैंक यू। जी, अगले क्रम में मौसम सर के नाम से डिवाइस है। मौसम जी, आप अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। आपका वीडियो भी काफी समय से बंद जा रहा है, मौसम सर। मौसम जी, आप उपस्थित हैं? आपको काफी बार रिक्वेस्ट भेजा है और वीडियो ऑन करने का, लेकिन नहीं आप कर पाए हैं। चलिए, प्राची प्रजापति, आप अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी क्लास में तो छोटे बच्चे और प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपने बता दिया है, इसके लिए थैंक यू मैम। जी, निशी अग्रवाल जी, अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी निशी जी। प्रॉब्लम मैम, थर्ड क्लास में एक स्टूडेंट है, वो मतलब स्पीड स्लो है। जी, अभी मैंने पहले भी बताया, किसी ने पूछा तो स्लो स्पीड के लिए बच्चे को पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चा यदि सेंटेंस पूरा साथ में लिखेगा तो पूरा साथ में पढ़ेगा तो लिख पाएगा। ठीक है जी, पिंकी ठाकुर, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से, अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी पिंकी, अपनी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सर। वो मैं मुन्ना सर की क्लास में आपने वो छोटी बच्चे को पेन से पढ़ाना और डॉट डॉट वाला निशान बताया है, वो बहुत अच्छा लगा तरीके उससे, इस तरीके से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। थैंक यू जी मैम। जी, अगले पार्टिसिपेट्स के तौर पर जाओमी 222120 के नाम से शायद रुचि कुशवाहा जी हैं। आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें, आपका रीनेम नहीं हुआ है। नमस्ते मैम। नमस्ते
मैम आपका तरीका जो बताने का होता है मैम बहुत ही अच्छा होता है। और जो आप जैसे बताती है हम क्लास में उसी हिसाब से बच्चों को मतलब कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से पढ़ाएं। लेकिन मैम हमारी क्लास में एक लड़की है, अंजलि नाम है उसका। मैम वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल भी बात नहीं करती है। उसके पेरेंट्स से हमने कंप्लेन भी की तो वो बोलती है ये घर पे बहुत बोलती है लेकिन स्कूल में पता नहीं क्यों नहीं बोलती। तो मतलब हम उसे बहुत सिखाने की कोशिश करते, राइटिंग भी हर चीज से उसे पढ़ाने की कोशिश करते। वो बोलती हाँ मैम कर लेंगे, लेकिन मैम वो कुछ भी नहीं करती वो। देखिए ये एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसको बीमारी है एक तरह की, इसको ऑटिज्म कहा जाता है। और ऑटिज्म की बीमारी घर में पता नहीं चलती जब तक बच्चा बाहर नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सोशल नहीं हो पाता है। कोई भी पर्सन है जिसको ऑटिज्म है वो जनरली बाकी लोगों के सामने खुलना या सबसे बोलना ये उसके लिए एक बड़ी समस्या रहती है। तो ये बीमारी तभी पता चलती जब बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाता है, तब घर वालों को नहीं पता चलेगा क्योंकि वो घर वालों के सामने नॉर्मल है, दूसरों के सामने उसको प्रॉब्लम। यदि ज्यादा प्रॉब्लम है, वो कभी भी नहीं बोलती कुछ ऐसा है, तो आप पेरेंट्स को बोलिए कि एक बार डॉक्टर से मिले। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना अच्छा है, क्योंकि यदि ये लंबा चल गया तो वो बच्चे की आदत बन जाएगा, उसके स्वभाव में यदि आ गया तो वो सारी जिंदगी शायद डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन उसको निकालना मुश्किल होगा। मैम उसका कहना है कि स्कूल में कैमरा लगे हैं तो वो कैमरा में सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम बोलते नहीं है, खेलते नहीं है बात नहीं। नहीं नहीं, ये गलत है। हर कोई बच्चा, आप छोटा भी बच्चा साल भर का भी हो तो दूसरे लोग मिलते अपने आप हंसना बोलना सीखता है। ये बीमारी होती है, पेरेंट्स को बोलिए थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, जरूरी है। तो मैम ओके। जी जी थैंक यू मैम। अगर कोई और शिक्षक अपनी बात रखने से रह गया है तो अनम्यूट करके वो अपनी बात रख सकता है। नीरज जी, आशा जी से शायद हमने नहीं पूछा, जी और जी आकांक्षा जी भी शायद रह गए। जी आप अनम्यूट करें आप। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बच्चों को कैसे पेंसिल पकड़ाना है और लिखने के पहले हाथों की एक्सरसाइज कैसे करानी है, स्वर लिपि व्यंजन बहुत कुछ सीखा है। आगे हम बच्चों पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन सर मैम एक बच्चा है जो 7th क्लास में है, गांव से आया है पढ़ने। शायद वो 4th क्लास में आया था, तो मतलब उसको लिखना भी नहीं आता था, 3-3 4-4 लाइनों में लिखता था। अब तो काफी सुधार हो गया है उसमें, लेकिन वो लर्न नहीं करता मैम बिल्कुल। उसको इंग्लिश समझ में आती है? पढ़ लेता है मैम, लेकिन वो बस अटक अटक के बोलता है, कोई भी शब्द बोलता है तो। प्रॉब्लम यही है क्योंकि जिस एज में उसको सीखना चाहिए था उस एज में उसने सीखा नहीं। 4th में जी आके मैम। उसने यदि लिखना सीखा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग भी वर्ड्स की नहीं होगी, मतलब नहीं समझ में आता होगा। 7th का लेवल और उस बच्चे का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। उस लेवल को पार करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उसको मैम यदि उसे किया दो जाए। जी 2 साल लग गए उसे राइटिंग सिखाने में हम जी, लोगों मैं को। वही बोल रही हूँ, जो चीज उसको नर्सरी जूनियर में सीनियर में खत्म करनी थी, वो 4th 5th के लेवल पे आके यदि सीख रहा है तो वो इतना पीछे तो है क्लास से। उसको कोप अप करने के लिए थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम या घर पे पेरेंट्स दे, ट्यूशन कराए, जैसे भी हो सकता है, और उसको उसके साथ लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा पर्सनल केयर के सिवा नहीं हो सकता है वो, नहीं, इम्प्रूव तो काफी आया, बस वो लर्न नहीं करता है मैम। क्योंकि उसको मतलब समझ में नहीं आते हैं, लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। ओके मैम। वर्ड्स लिख लेता है, देख के पढ़ लेता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको वापस बताना वो थोड़ा सा उसका अभी बाकी है। थैंक यू मैम, कोशिश करेंगे। उसको वोकेबलरी इंप्रूव करवाने की कोशिश करिए कि वो शब्दों के अर्थ को समझे। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी अगले क्रम में आकांक्षा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
मैम आज की क्लास में आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जिनको हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैम वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें आपने बहुत सारे पॉइंट बताए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है मैम, जो हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा यूनिक, ये चीज़ मुझे बहुत थोड़ी यूनिक मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट मैम आपने बताया कि हर बच्चे को स्मॉल लेटर, टॉल लेटर एंड स्मॉल लेटर, इन तीनों में डिफरेंस जो है वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि मैम मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में भी डिफरेंस पता नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब ऑलमोस्ट छोटी क्लास, क्योंकि जब बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है तो वो बड़ी क्लास में भी मतलब जो वो बचपन में छोटे क्लास से गलतियां करते आ रहे हैं वही वो दोहराते जाते हैं। तो एक टीचर का ही वो फर्ज होता है कि वो बच्चों की उन गलतियों को मतलब उनको अच्छे से समझाए एंड बच्चों की उन गलतियों को सुधारे। तो देखा जाए तो मैम मेरी क्लास में एक बच्चा है मैम, उसका भी मैम उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मैम रीडिंग नहीं आती है, एंड वो बहुत ही वीक है रीडिंग और राइटिंग में। एक्चुअली मैम उसका बेस क्लियर नहीं है, तो अभी अभी जैसे उसको हिंदी रीडिंग भी आती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, वो अच्छे से रीड प्रॉपर तरीके वन लाइन पर, तो उसको वो अच्छे से पढ़ लेता है। मोस्टली माता वाले सब होते हैं उनको वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, तो उसमें थोड़ी उसको दिक्कत आती है। जी आकांक्षा जी, आज हमने जो डिस्कस किए आप उसमें से कुछ टेक्निक यूज करके देखिएगा, उसके साथ शायद आपको इम्प्रूवमेंट में दिखे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अगर और कोई शिक्षक यदि अपनी बात रखने से रह गया हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या कारणवश हम उनका नाम नहीं ले पाए हो सकता है एक विंडो में दो दो तीन तीन जन हो और तीनों जन यदि अपनी बात रखना चाह रहा हो, नहीं रख पा रहा हो, तो वो भी अनम्यूट करके रख सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि किसी के लिए कोई समस्या नहीं है, या जो आज मैम ने आपके लिए बताया है वो सारा कुछ आपकी समझ में आ चुका है और कक्षा में आप उसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम सबको समापन की ओर ले चलें। यदि मैम का कोई और मैसेज हो। हाँ नहीं, बस ये राइटिंग की प्रैक्टिस आप करते रहिए, और उससे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट है, आप जब वीडियो डालते हैं हो सके तो छोटा डालिए और जो मेन चीजें आपकी वो डालिए, ताकि देखने में भी इजी रहे, सब लोगों को कन्वीनियंट रहे, सभी लोग क्योंकि एक दूसरे को देख के सीखते हैं। जी नीरज जी। वीडियो भी आप शेयर करें, और यदि वीडियो नहीं बन पाता है तो आप रिटन में भी, राइटिंग में भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप रहें कि वीडियो नहीं बन पाया है तो आप फर्क ना करें, आप राइटिंग में भी लिख के आप भेज दें कि हमने इस प्रकार से एक कार्य अपनी क्लास में किया है। और डेली वर्क आप सभी को करना है, वर्क में किसी प्रकार का गैप नहीं रखना है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। और आपकी ग्रुप में समय समय पर आपकी डेली वर्कशीट भी शेयर की जाती है, तो आप सभी देख सकते हैं कि कौन किसने कब वर्क किया है कब नहीं किया है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ समय हो चला है और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को बनाएं। बोले पंच परमेश्वर भगवान मैं भावी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे,
अपने दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन पूर्व कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य महाविरतों में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे JSS ग्रुप बी में अपने डेली वर्क के साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर करते रहिएगा। पुनः अगले वेबिनार में एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आपका दिन शुभ हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।